शाह जी ने मुझे और जमीला को मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों गौर से सुनो। करमदाद, मैं जानता हूँ तुम इंसान के रूप में नहीं हो और किसी दूसरे शख्स से इंसानी आवाज में बात करोगे तो वो डर कर भाग जाएगा, इसलिए तुम्हारी बीवी जमीला कमांडो मंजर खालिद के खुफिया ठिकाने तक जाएगी। शाह जी ने अब जमीला से मुखातिब होकर कहा, बीबी मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम पहले कभी भोपाल शहर में आई हो? जमीला ने कहा, नहीं शाह जी, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई, ये मेरे लिए बिल्कुल नया शहर है। उसके बाद शाह जी ने एक खास जगह का नाम लिया जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कमांडो मंजर खालिद के मुजाहिद साथी आज भी भारत में मुसलमानों के जायज हुकूक की खातिर भारतीय हुकूमत के मुस्लिम कुश अज़ाइम को नाकाम बनाने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं और उनके मुजाहिद कश्मीर के महाज पर भी भारतीय मकबूजा फौज के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लेने जाते हैं। इसलिए यहाँ आपको उन लोगों के खुफिया ठिकाने का हुदूद दरबा नहीं बताया जाएगा। शाह जी ने ये हुदूद दरबा जमीला को अच्छी तरह से समझा दिया और कहा, तुम जब वहाँ पहुंचोगी जहाँ मैंने तुम्हें बताया है कि एक महल के खंडर की बारादरी होगी, तो तुम वहाँ बारादरी में जाकर बैठ जाना। तुम्हें वहाँ देखकर एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता तुम्हारे करीब से गुजरते हुए तुमसे पूछेगा कि बीबी नवाबगंज मोहल्ले को कौन सा रास्ता जाता है। उसके जवाब में तुम वही जुमला बोलोगी जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये खुफिया कोड का जुमला होगा। वो बूढ़ा फिर भी तुम पर शक करेगा और अपने शक को दूर करने के लिए तुमसे पूछेगा, क्या तुम राजपुताना से आई हो? उसके जवाब में तुम दूसरा खुफिया जुमला बोलोगी जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तब वो बूढ़ा शख्स समझ जाएगा कि तुम अपना ही बंदा हो। फिर तुम उसे मेरा पर्चा निकाल कर पढ़ा देना। वो तुम्हें कमांडो मंजर खालिद के पास ले जाएगा। तुम इन दोनों खुफिया कोड के जुमलों को अच्छी तरह से याद कर लेना। मैंने पूछा, शाह जी क्या मैं भी सांप के रूप में अपनी बीवी के साथ जा सकता हूँ? शाह जी बोले, नहीं, तुम कमांडो मंजर खालिद के पास अपनी बीवी के साथ नहीं जाओगे। बारादरी के खंडर तक बेशक अपनी बीवी के साथ चले जाना, वो तुम्हें बारादरी के खंडर में कहीं छुपा देगी और वापसी पर तुम्हें वहाँ से उठा लेगी। जमीला ने पूछा, मुझे वहाँ किस वक्त जाना चाहिए? शाह जी ने कहा, तुम किसी भी वक्त वहाँ जा सकती हो। कमांडो मंजर खालिद का कोई न कोई मुजाहिद खुफिया ठिकाने पर हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम कल शाम असर की नमाज के बाद जाओ। उस वक्त कमांडो मंजर खालिद वहाँ पर मौजूद होगा। अब मैं जाता हूँ, मेरा पर्चा संभाल कर रखना और किसी से कोई बात न करना। दोनों खुफिया जुमले अच्छी तरह से याद कर लेना। ये मत भूलना कि ये जुमले ही तुम्हें कमांडो खालिद से मिलवा सकेंगे। अगर तुम्हें ये खुफिया जुमले याद न रहे और तुमने वहाँ उलट पलट कुछ बोल दिया तो वो बूढ़ा वहाँ से आगे चल देगा, लेकिन कमांडो खालिद के साथियों को फौरन इत्तला मिल जाएगी कि कोई हिंदू औरत जासूसी करने बारादरी में आकर बैठ गई है और फिर तुम्हारी जान खतरे में होगी। अब खुदा हाफिज। शाह जी कोठरी से निकल गए। जमीला ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अब हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कमांडो मंजर खालिद कश्मीर के महाज पर भी जाता है और हुर्रियत परस्त कश्मीरियों से उसकी गहरी वाबस्तगी है। वो हमें वहाँ से आजाद कश्मीर में पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने कहा, अब मुझे भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। मेरा ख्याल है कि अब हमें गुंथरनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जमीला ने नाराजगी के लहजे में कहा, उसको भूल जाओ। इन बुत परस्तों की वजह से पहले ही हम पर खुदा का बहुत अजाब नाजिल हो चुका है। अब इन लोगों में से किसी का नाम भी न लेना। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझ पर शक न करो, मैं तो खुद इन बुत परस्तों का नाम भी नहीं लेना चाहता। मुझे वो पर्चा दिखाओ जो शाह जी ने कमांडो मंजर खालिद के नाम लिखा है। जमीला ने पर्चा मेरे सामने कर दिया। मैं उसे अपनी इंसानी आंखों से पढ़ सकता था, क्योंकि सांप की आंखों में मेरी नजर भी शामिल थी। इस पर्चे में शाह जी ने मुख्तसर करके मेरी और जमीला की सारी मुसीबत बयान कर दी थी। उन्होंने ये भी लिख दिया था कि हिंदू सपेरों ने किसी खास मंत्र के जरिए जमीला के खामद को सांप बना दिया है। इस मुसीबत का इलाज जहां हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान जाकर इसका रूहानी इलाज करवाना चाहती है। तुम इन्हें पाकिस्तान पहुंचाने में इनकी मदद करो। नीचे शाह जी ने अपनी एक खास मोहर भी लगा दी थी जो उनकी कोई खुफिया निशानी होगी। मैंने जमीला से कहा, इस पर्चे को पढ़कर कमांडो खालिद तुमसे मेरे बारे में जरूर पूछेगा कि तुम्हारा खामद कहाँ है। बेहतर है कि तुम मुझे अपने साथ ही लेती चलो। वो बोली, शाह जी ने कहा है कि मैं तुम्हें बारादरी के खंडर में ही कहीं छुपा दूं। मैं उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर कमांडो मंजर खालिद ने कहा तो मैं तुम्हें बारादरी से ले आऊंगी। रात गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। जब जरा शाम होने लगी और दिन की रोशनी जरा कम हुई तो जमीला ने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें चल पड़ना चाहिए। चुनाचे हम दरगाह शरीफ से निकलकर एक तांगे में सवार हो गए और भोपाल शहर की तरफ रवाना हो गए। जमीला ने एक खास जगह का कोचवान को बताया था जहां से बकौल शाह जी के बारादरी का खंडर 2 कोस के फासले पर एक जंगल के शुरू में था। कोचवान ने हमें उस खास जगह पर उतार दिया जिसका
नाम आपको नहीं बता सकते। वहाँ से जमीला उस जानिब चलने लगी जहाँ से जंगल का इलाका शुरू होता था। यहाँ तफसील से नहीं बताया जा सकता कि हम कहाँ कहाँ से गुजरे। यूं समझ लें कि हम एक जगह पहुंचे तो सामने एक बारादरी का टूटा फूटा खंडर था। खंडर का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया है कि भोपाल में इस किस्म की बहुत सी बारादरियों के खंडर मौजूद हैं। अगर इंडिया में CID वाला ये कहानी पढ़कर बारादरी की तलाश में निकलेगा तो उसे कुछ पता नहीं चल सकेगा कि कमांडो मंजर खालिद के खुफिया ठिकाने वाली बारादरी कौन सी है। और अगर वो इस बारादरी तक पहुंच भी गया तो कमांडो खालिद के जासूसों को उस आदमी का फौरन पता चल जाएगा और वो उसे पकड़ लेंगे और फिर जैसा वो मुनासिब समझें उसके साथ सुलूक करेंगे। मैंने गर्दन बाहर निकाल रखी थी। बारादरी के खंडर को मैंने भी देख लिया था। मैंने पूछा, यही बारादरी है जिसके मुतालिक शाह जी ने कहा था? जमीला बोली, हाँ, क्योंकि यहाँ और कोई बारादरी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देती हूँ, तुम बारादरी के करीब किसी झाड़ी में छुप कर बैठ जाओ। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मेरे जिस्म की खुशबू आ जाएगी, तुम खुद ही मेरे पास आ जाना। उसने मुझे साड़ी में से निकाल कर बड़े प्यार से जमीन पर रख दिया। उस वक्त शाम की हल्की हल्की सुर्खी छा रही थी। मैं बारादरी के करीब ही एक तरफ खुश्क सरकंडों में बैठ गया। यहाँ से मैं जमीला को साफ देख रहा था। वो बारादरी में जाकर बैठ गई थी। इतने में एक जानिब से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और बारादरी के पास जाकर रुक गया। उसने जमीला से पूछा, बीबी, नवाबगंज के मोहल्ले को कौन सा रास्ता जाता है? जमीला ने आगे वही खुफिया जुमला बोल दिया जो शाह जी ने उसे बताया था। बूढ़े ने दूसरा सवाल किया, क्या तुम राजपुताना से आई हो? इसके जवाब में जमीला ने दूसरा खुफिया जुमला दोहरा दिया। तब बूढ़े ने जमीला से कहा, तुम अपने साथ कुछ लाई हो? जमीला ने शाह जी का खत निकाल कर उसे दे दिया। बूढ़े ने खत को गौर से 2-3 बार पढ़ा, नीचे लगी हुई मोहर को बार बार गौर से देखा और जमीला से कहा, मेरे साथ आ जाओ। जमीला को लेकर बूढ़ा बारादरी से कुछ फासले पर दिखाई देते जंगल के दरख्तों की तरफ चला गया। पहला मरहला खैर आफियत के साथ तय हो गया था। मैं सरकंडों में ही छुप कर बैठा रहा। जमीला बूढ़े के साथ जंगल के दरख्तों में मेरी नजरों से ओझल हो गई थी। उसके जिस्म की खुशबू भी आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ गई थी, जिसे मैं सांप होने की वजह से बराबर महसूस कर रहा था। उसे गए काफी देर गुजर गई। शाम की सुर्खी रात के इब्तदाई अंधेरे में बदल गई थी। मैं परेशान होने लगा कि खुदा खैर करे, जमीला ने इतनी देर क्यों लगा दी है। इतने में मुझे अंधेरे में जमीला दरख्तों की तरफ से अपनी जानिब आती दिखाई दी। सांप होने की वजह से मैं उसे अंधेरे में भी आसानी से देख रहा था। जैसे ही वो बारादरी के पास आई, मैं सरकंडों से निकलकर उसके करीब आ गया और कहा, खैरियत तो थी ना? तुमने बड़ी देर लगा दी। उसने मुझे घास पर झुक कर देखा और हाथ से पकड़ कर उठा लिया। कहने लगी, कमांडो मंजर खालिद से मेरी सारी बात हो गई है। वो बड़ा सच्चा मुजाहिद मुसलमान है। उसने मेरी सारी मुसीबत बड़ी तवज्जो से सुनी। अब उसने तुम्हें बुलाया है। मैंने पूछा, जब तुम कमांडो मंजर खालिद को अपनी बिपता सुना रही थी तो उसके पास और कौन कौन था? जमीला ने मुझे अपनी कलाई के गिर्द लपेटते हुए कहा, उस वक्त कमांडो खालिद मेरे पास अकेला ही था। उसने शाह जी का पर्चा पढ़ने के बाद जो 2-1 मुजाहिद वहाँ बैठे हुए थे उन्हें वहाँ से बाहर भिजवा दिया। मैंने कहा, यही मैं सोच रहा था कि मेरा सांप होना सिर्फ कमांडो खालिद तक ही महदूद रहे और ये राज किसी दूसरे तक न पहुंचे तो अच्छा है। जमीला जंगल की तरफ जा रही थी। कहने लगी, शायद कमांडो खालिद भी नहीं चाहता कि किसी दूसरे मुजाहिद को तुम्हारे इंसान से सांप बन जाने का राज मालूम हो, इसलिए उसने वहां से दूसरे लोगों को उठवा दिया था। अब भी वो तुम्हें अपने हुजरे में अकेला ही मिलेगा। मैंने पूछा, क्या वो किसी हुजरे में रहता है? जमीला ने कहा, अजीबो गरीब जगह है, चलकर खुद ही देख लो। रात की तारीकी में वो मुझे लेकर टिब्बे की जानिब जो दरख्त और झाड़ियां थीं वहां चल पड़ी। वो अंधेरे में रास्ता गौर से देख कर चल रही थी, जबकि सांप होने के नाते मुझे अंधेरे में भी हर शय साफ नजर आ रही थी। झाड़ियों और कीकर के दरख्तों के दरमियान एक जगह गहराई थी, जैसे किसी ने गड्ढा खोद रखा हो। जमीला उस गड्ढे में उतर गई। एक जगह से उसने झाड़ियों को एक तरफ हटाया और अंदर दाखिल हो गई। ये किसी पुरानी बाउली के खंडर की पथरीली सीढ़ियां थीं जो जंगली घास में छुपी हुई थी। 10-12 सीढ़ियां उतरने के बाद एक खुश्क तालाब था जिसके किनारों की रविशों के पत्थर उखड़ चुके थे। मैंने जमीला से कहा, ये मुगलिया जमाने की कोई बाउली है जहाँ महल सरा की खवातीन गुस्ल करती होंगी। वो बोली, शायद ऐसा ही हो। अचानक एक आदमी जिसने मुंह और सर पर कपड़ा लपेट रखा था और सिर्फ उसकी चमकीली आंखें ही नजर आ रही थीं, स्टेन गन लिए हमारे सामने आ गया। उसने जमीला को देखा तो एक तरफ हो गया।
जमीला इससे पहले वहां से गुजर चुकी थी और उसे मालूम था कि ये औरत कमांडो खालिद से मिलने आई हुई है। तालाब की एक जानिब दीवार में कोठरियां सी बनी हुई थी, जिनमें से एक कोठरी के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। जमीला ने कहा, ये कमांडो मंजर खालिद का हुजरा है। हम कोठरी में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि कोठरी ज्यादा कुशादा नहीं थी। अंदर फर्श पर दरी बिछी हुई थी, लालटेन रोशन थी। एक सुर्खो सफेद रंगत वाला खुशशक्ल नौजवान स्टेन गन गोद में रखे बैठा हुआ था। जमीला उसके सामने बैठ गई। इस नौजवान का जिस्म बॉडी बिल्डर्स की तरह मजबूत और कसरती था। सर के बाल निस्वारी रंग के थे। माथे पर उसने सब्ज रंग की पट्टी बांध रखी थी। उसने जमीला की तरफ देखकर कहा, कहाँ है तुम्हारा खामद? मैं जमीला की कलाई से लिपटा हुआ था। उसने कलाई उसके सामने कर दी और कहा, ये है मेरा खामद करमदाद। ये खुशशक्ल नौजवान कमांडो मंजर खालिद था। वो बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देख रहा था। कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सांप असल में कोई आदमी है। जमीला ने कहा, आप इससे बात करें, ये इंसानी आवाज में आपको जवाब देगा, फिर शायद आपको यकीन आ जाए। उसने पूछा, क्या तुम वाकई इंसान हो? मैंने इंसानी आवाज में कहा, हाँ कमांडो खालिद, मैं इंसान हूँ। मेरा नाम करमदाद है। जमीला मेरी बीवी है। हम ढाका फॉल के बाद ऐसे हालात का शिकार हो गए कि जिनकी वजह से हम पर ये मुसीबत आन पड़ी। जमीला ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। कमांडो मंजर खालिद का चेहरा बता रहा था कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक सांप इंसान की आवाज में बातें कर सकता है। उसने जमीला से मुखातिब होकर कहा, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, मगर ये कुफ्र है, जादू है। तुम लोग किन काफिर बुत परस्त सपेरों और पुजारियों में जा फंसे थे? जमीला ने कहा, मैं खुद हैरान हूँ कि हमारे साथ ये भी गुजरनी थी। हम तो ढाका में बड़े सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जमीला की आवाज भर्रा सी गई। मैंने कहा, कमांडर, हमसे जरूर कोई गुनाह सरजद हुआ है जिसकी खुदा ने हमें ये सजा दी है। खुदावंद करीम हमारे गुनाह माफ करे। कमांडो मंजर खालिद को मैंने कमांडर कहकर इसलिए मुखातिब किया था कि वो इस छोटी सी ज़ेरे जमीन जमात का सरबराह था जो भारत में ब्राह्मणों की हुकूमत के जुल्म सितम में पिसे हुए मुसलमानों के हुकूक के लिए सरफरोशी के जज्बे से काम कर रहे थे और जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय फौजों के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। कमांडो मंजर खालिद ने हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाकर कहा, इंसान अगर गुनाहों से तौबा कर ले और तौबा करने के बाद फिर गुनाह न करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम पर काफिर बुत परस्तों के जिस खबीस जादू का असर हो गया है और जिसके असर से तुम इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गए हो, उससे कैसे निजात मिल सकेगी? मैंने कहा, मेरी बीवी जमीला ने आपको बता दिया होगा कि मुझ पर नाग देवता के पुजारी सपेरों ने जो मंत्र फूंके हैं, उनका असर जिस वक्त जरा कम होता है तो मैं इंसानी शक्ल में वापस आ जाता हूँ। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए वक्फा आता है और पता भी नहीं होता कि ये वक्फा किस वक्त अचानक आ जाएगा। कमांडो मंजर खालिद कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने कहा, सब्ज रुमालों वाली दरगाह शरीफ के बुजुर्ग ने तो मुझे यही कहा था कि ये मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली है और जब खुदा मेरे गुनाह माफ कर देगा तो अपने आप मुझे इससे निजात मिल जाएगी। इसके सिवा मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कमांडो मंजर खालिद बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था। कहने लगा, यकीन नहीं आता कि एक सांप मेरे सामने बैठा मुझसे इंसान की आवाज में बातें कर रहा है। मैंने कहा, अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा कमांडर। उसने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी ने भी बताया है और जिन बुजुर्ग का तुम पर्चा लेकर आए हो उन्होंने भी तुम्हारे बारे में यही लिखा है कि तुम अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान जाना चाहते हो। मैंने कहा, फिलहाल मैंने यही सोचा है। कमांडो खालिद ने भवें सुकेड़ कर पूछा, फिलहाल से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम्हारे जहन में कुछ और प्रोग्राम भी है? मैंने कहा, कमांडर, भारत के हिंदू गुंडों और मुक्ति बाहिनी वालों और मंदिरों के पुजारी, खास तौर पर आलोपनगर के शैतान पुजारी महादेव और उसके दुष्ट सपेरों ने मुझ पर और मेरी बीवी जमीला पर बड़े जुल्म किए हैं। इन लोगों ने मेरी इज्जत खाक में रौंद दी है। मैं इन सब से एक एक करके इंतकाम लेना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जमीला को यहाँ से पाकिस्तान जरूर पहुँचा देना चाहता हूँ। जमीला ने मेरी जबान से इस किस्म की बातें पहले नहीं सुनी थी। वो बोल पड़ी, मैं तुम्हें इंडिया में दुश्मनों के पास अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, वरना मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया में रहूंगी और अपनी इज्जत खराब करने वालों से बदला लूंगी। मैंने कोई जवाब न दिया। कमांडो मंजर खालिद कहने लगा, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद आया है। तुम्हें अपने दुश्मनों से जरूर बदला लेना चाहिए, बल्कि इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हूँगा। लेकिन वो जमीला से मुखातिब होकर बोला, मेरी बहन, तुम अगर पाकिस्तान चली जाओ तो ज्यादा अच्छा है। हमारे होते हुए तुम्हें इन बदमाशों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ही इन शैतानों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी हैं। मगर जमीला न मानी। कहने लगी, मैं करमदाद को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान में मुझे हर लम्हा इसकी फिक्र लगी रहेगी। कमांडो मंजर खालिद
कहने लगा, ठीक है, अभी इन बातों को मुलतवी कर देते हैं, बाद में सोचकर और आपस के मशवरे से कोई फैसला करेंगे। फिर कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, तुम लोगों के यहाँ रहने का कोई बंदोबस्त है या नहीं? जमीला ने कहा, हम सब्ज रुमालों वाली दरगाह की एक कोठरी में रह रहे हैं, वहाँ से हम सीधा आपके पास ही आए हैं। कमांडो खालिद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी रिहाइश का कोई और इंतजाम करते हैं, अभी तुम लोग मेरे साथ खाना खाओगे, उसके बाद बात करेंगे। कमांडो मंजर खालिद ने जमीला से कहा, करमदाद को छुपा लो, मैं अपने एक मुजाहिद को बुला रहा हूँ। जमीला ने मुझे अपनी कलाई पर साड़ी के पल्लू के अंदर कर लिया, मैं उसकी कलाई के गिर्द लिपटा हुआ था। कमांडो खालिद ने अपने एक मुजाहिद को बुलाकर कहा कि खाना ले आओ। थोड़ी देर में वहाँ खाना आ गया, सादा सा खाना था। जमीला और कमांडो खालिद ने मिलकर खाया। मेरे लिए जमीला के कहने पर उसने प्याले में दूध मंगवा लिया था। उस वक्त वहाँ तीसरा कोई मुजाहिद नहीं था। जमीला ने प्याला मेरे आगे रख दिया। मैंने कहा, मेरी किस्मत में अब कभी कभी दूध पीना ही रह गया है। कमांडो खालिद ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हें इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। खाने के बाद उसने जमीला से कहा, जमीला बहन, मैं अपने एक आदमी के साथ तुम्हें शहर भेज रहा हूँ, तुम मेरी एक अजीजा के यहाँ रहना। वो मेरी बहन भी है और हमारी जेर जमीन वर्कर भी है, मगर हमारी खुफिया तंजीम के बारे में तुम उससे कोई बात न करना, वो भी तुमसे कोई बात नहीं करेगी। वहाँ तुम्हें अपने घर वाला माहौल मिलेगा, लेकिन ये सांप तुम वहाँ अपने साथ नहीं ले जा सकोगी। मैंने जमीला से कहा, कमांडर ठीक कह रहे हैं, तुम मुझे यहीं छोड़ जाओ। जमीला ने कहा, तुम यहाँ कहाँ रहोगे? बाहर तो नहीं निकल जाओगे? मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। मैंने कहा, यहाँ मैं किसी भी कोने खुदरे में छुप कर रात गुजार लूंगा, मुझे कौन से बेडरूम या किसी बिस्तर की जरूरत है। कमांडो मंजर खालिद बोला, करमदाद ठीक कहता है भाभी, आप इसकी फिक्र न करें, ये हमारे पास बिल्कुल महफूज होगा और हम इसे बाहर भी नहीं जाने देंगे। जमीला मुतमईन हो गई। कमांडो मंजर खालिद ने अपने एक खास आदमी को आवाज दी और साथ ही मुझे कहा, करमदाद तुम वहाँ तकिए के नीचे छुप जाओ। मैं जल्दी से दरी पर पड़े हुए तकियों में से एक तकिए के नीचे छुप गया। जब कमांडो खालिद का खास आदमी अंदर आया तो उसने उससे कहा, गुल खान ये हमारी बहन है, इसे लाला रुख के मकान पर ले जाओ और उसे कहो कि हमारी बहन उसके पास रहेगी। मुजाहिद गुल खान ने कमर के गिर्द मैगजीन बेल्ट बांधी हुई थी और कांधे से स्टेन गन लटक रही थी। उसने बड़े अदब से कहा, ओके सर। कमांडो खालिद ने जमीला से कहा, जमीला बहन तुम गुल खान के साथ जाओ, मैं किसी वक्त तुम्हें यहाँ बुला लूंगा, तब तक हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि आप लोगों को कब और कहां से मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचाना है। शुक्रिया खालिद भाईजान। जब जमीला मुजाहिद खान के साथ कोठरी से चली गई तो कमांडो मंजर खालिद ने मुझसे आहिस्ता से कहा, करमदाद बाहर निकल आओ। मैं तकिए के नीचे से निकलकर कमांडो खालिद के करीब ही आकर बैठ गया। मुझे हैरानी सी हो रही थी कि इतनी देर गुजर गई थी और मैं सांप से इंसानी शक्ल में तब्दील नहीं हुआ था। खुदा जाने मेरी किस्मत में इंसानी शक्ल में वापस आना लिखा भी था या नहीं। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद तुमने अपने दुश्मनों से जो अपनी बेइज्जती और जमीला की बेहुरमती का बदला लेने की जो बात की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। गैरत का तकाजा भी यही है कि जिन काफिरों ने एक पाकबाज मुसलमान औरत की बेहुरमती की है उनको बर्बाद कर दिया जाए। मैंने कहा, लेकिन कमांडर ये एक लंबा एक्शन है, इसमें काफी वक्त लग जाएगा, पूरी मंसूबाबंदी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ काफिर कलकत्ते में हैं जो मुक्ति बहानी वाले हैं और जिन्होंने मेरी बीवी को अगवा करके आगे बेच दिया था। कुछ संथावली के मंदिर में हैं। मुझे इन सब को एक एक करके हलाक करना है। इस तवील एक्शन में जमीला का मेरे साथ रहना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। वो बोला, लेकिन वो तुम्हारे बगैर पाकिस्तान जाने पर तैयार नहीं होगी। मैंने कहा, फिर इस मसले का एक ही हल है कि मैं उसे यहाँ भोपाल में ही आपकी रिश्तेदार खातून लाला रुख के यहाँ छोड़ दूं और खुद सबसे पहले मुक्ति बहानी वालों को ठिकाने लगाने के लिए कलकत्ता की तरफ रवाना हो जाऊं। कमांडो खालिद किसी सोच में था, कहने लगा, इंतकाम लेने की इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा। हमारी खुफिया तंजीम का मकसद भी यही है कि भारत के मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों का सद्देबाब किया जाए और जो काफिर लोग यहाँ के मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं, उनको उनके जायज हुकूक से महरूम रखते हैं, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा किसी भारतीय मुसलमान पर हाथ न उठा सकें। मैंने कहा, मुझे खुशी है कि आप भी इस मुहिम में मेरे साथ होंगे, लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम होगा? कमांडो खालिद ने अपनी स्टेन गन पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की हुर्मत और मुसलमानों की इज्जतें बचाने के लिए अगर मुझे मरकर भी वापस आना पड़े तो मैं वापस आ जाऊंगा, मगर क्या जमीला भाभी तुम्हारे बगैर भोपाल वाले घर में रह लेगी? मैंने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं उसे राजी कर लूंगा। कमांडो खालिद बोला, फिर ठीक है, तुम मुझे बताओ कि कलकत्ते में कितने मुक्ति बहानी वाले काफिर हैं जिन्होंने तुम्हारी बीवी को ढाका से अगवा करके आगे फरोख्त किया था?
वो कलकत्ते में कहां कहां रहते हैं। मैंने कमांडो खालिद को मुख्तसर अल्फाज में तीनों मुक्ति बहानी वाले काफिरों के बारे में बताया कि वो कलकत्ते में कहां कहां रहते हैं और उनके नाम क्या हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ इन 2 मुक्ति बहानी वाले काफिरों से मिल चुका हूं जिन्होंने मेरी बीवी को अगवा करके कलकत्ते में बेच डाला था। तीसरे आदमी का ना मुझे मालूम है ना ही मैंने उसे देखा है। कमांडो खालिद ने पूछा क्या हम वहां पहुंचकर इस तीसरे काफिर का ठिकाना मालूम कर सकेंगे। मैंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने कमांडो मंजर खालिद को कलकत्ते वाले हाजी साहब के बारे में बताया कि हम उनके पास जाकर ठहरेंगे और मुक्ति बहानी वालों के मुताल्लिक उनसे भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो सकेंगी। इस पर कमांडो खालिद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा नहीं, हम वहाँ एक और जगह पर ठहरेंगे, तुम्हारे किसी वाकिफकार के यहाँ नहीं ठहरेंगे। हमारी ज़ेरे ज़मीन खुफिया तंजीम के हमदर्द कलकत्ते में बहुत हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने कहा अब मैं जल्दी से इंसानी शक्ल में आ जाऊं तो अच्छा है। इस पर कमांडो मंजर खालिद ने मुस्कुरा कर कहा मेरा तो ख्याल है कि सांप की शक्ल में रहकर तुम अपने दुश्मनों तक ज्यादा आसानी से पहुंच सकोगे। मैं कमांडो खालिद का मुंह तकने लगा। उसने बड़ी सही और मुनासिब बात की थी। मेरे दुश्मनों ने भी मुझे सांप बनकर डसा था, मैं भी उन्हें सांप की तरह डसने की पोजीशन में था। मैंने कहा कमांडर आपने। कमांडो मंजर खालिद ने मुझे वहीं रोक दिया और बोला सबसे पहली बात तो ये है कि तुम मुझे आप कहकर नहीं मुखातिब करोगे, मुझे तुम कहकर बुलाओ। जिस तरह मैं तुम्हें बुलाता हूँ उसी तरह तुम मुझे बुलाओ। अब बात करो क्या करना चाहते हो। मैंने अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा लेकिन एक चीज का खतरा मेरे सर पर मंडलाता रहता है, मैं किसी भी वक्त इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर एन कमांडो एक्शन के दौरान मैं सांप से इंसानी रूप में आ गया तो मामला खराब हो जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है। वो कहने लगा ऐसा नहीं भी हो सकता। बहरहाल हम जो कदम भी उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि हम मुसलमानों की बहू बेटियों और हमारी माँ बहनों की इज्जतों से खेलने वालों को माफ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।